के बारे में जो उन्होंने कहा कि हम छुप छुप कर डील करने वालों में से नहीं, अगर ऐसा करने वाले हों तो हम फिर शोहदा का कब्रिस्तान हमारा ना होता। हमारी डील शोहदा से है, अवाम से है। जरदारी साहब के हवाले से भी क़यास रही थी गालिबन इस्लामाबाद में, लेकिन आज वो बरसी पर पहुँचे, वहाँ वो मौजूद थे फ़िज़िकली। इंतहाई मुख्तसर उन्होंने ख़िताब किया। बिलावल डील के बारे में जो अफ़कार रखते हैं और जरदारी साहब की जो सियासत को आप जानते हैं, दोनों एक ही पेज पे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात जो है वो पावर स्ट्रक्चर को समझती है और कोई भी डील के बगैर या मामला तय किए बगैर ना इक़्तिदार में आ सकता है, ना उसके हालात खराब ना हो तो वो निकल नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान में इक़्तिदार में आना हो या इक़्तिदार से बाहर जाना हो, आपको पावर स्ट्रक्चर से तो वास्ता पड़ता है और यही कुछ नून लीग के साथ हो रहा है। अगर उन्होंने इक़्तिदार में वापस आना है तो उन्हें जो हमारी पावर दैट भी हैं या जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उससे मामला तय करने पड़ेंगे। और अगर बिलावल साहब आज सिंध में बैठे हैं तो वो भी जाहिर है पावर दैट भी जो है या एस्टैब्लिशमेंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग से बैठे हैं। अब अगर ना मुमकिन नहीं है, ठीक है कि उन्होंने मेजॉरिटी वोट भी लिया है, लेकिन हमने देखा है कि मेजॉरिटी वोट के बावजूद भी हुकूमतें नहीं बन सकती अगर एस्टेब्लिशमेंट ना चाहे। हमने जाम सादक की हुकूमत देखी, हमने इससे पहले ऐसे कई इकदाम देखे हैं। तो इसलिए सारी मुल्क की सियासी पार्टियों को इस चीज का एहसास है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय किए बगैर उनकी ना हुकूमत आ सकती है, ना वो हुकूमत में जा सकती है। तो क्या यही वजह है कि इमरान खान साहब ने बरमला इसका इजहार भी कर दिया? और जाहिर है इमरान खान साहब खुद इस तजर्बे से गुजर चुके हैं। उन्हें भी पता है कि अगर उन्हें कहीं भी इक़्तिदार से बाहर करना किया गया तो उसकी वजह ये होगी कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज होगी और अगर नून जो है उससे सुलह हुई तो इसका मतलब है कि कोई उनके आपस के मुज़ाकरात हो रहे हैं या कुछ आपस में मामला। चुनाचे वो बात जो लोगों के सीनों में अभी दबी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने उसका कैबिनेट में इजहार कर दिया, तो उससे वो बात और जो है वो निकल गई जो बज़ाहिर अभी अफवाहों में थी। आपने समझते खान साहब ने ये चेकमेट चाल चली? मेरा ख्याल है कि उनका मकसद तो यही है कि ये दब जाए और जो लोग भी इसको कर रहे हैं वो खौफजदा हो जाए और उनके ऊपर एक हम पहले से कमंद डाल दें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि असल मामला तो है मुल्क के चलाने का, मुल्क की गवर्नेंस का, मुआशी गवर्नेंस का, और उसकी वजूहात से ही हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही हैं। उसी की वजह से ये हो रहा है कि मुल्क चल नहीं पा रहा। तो जब या तो वो मुल्क को चलाने की तरफ तवज्जो दें, गवर्नेंस बेहतर करें, महंगाई बेहतर करें, इस तरफ तो पिछले 3.5 साल से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो इसी की वजह से तब्दीली आएगी। जब भी तब्दीली आई वो इसी वजह से आएगी कि हुकूमत फेल हो गई। अगर हुकूमत कामयाब हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर है तब्दीली की जरूरत ही नहीं। अच्छा सुहेल साहब, शाम साहब, एक अहम मामला इस बहस में है मियां नवाज साहब की वापसी का, जो एयाज सादिक साहब ने बयान दिया था और उसके बाद फिर और भी हवालों से उनका जिक्र खैर हो रहा है कि जी वो वापस आ रहे हैं और अगले साल के पहले महीने के चंद हफ्तों में पहले ही वापस आ जाएंगे। तो ये सुहेल साहब, ये जो नवाज साहब की वापसी है, क़यास आई हैं, इनमें कितनी हकीकत या फसाना आपको मालूम होता है? देखिए, एयाज सादिक जो है बड़ मारने वाले आदमी नहीं है, आमतौर पर खामोश तबाह आदमी है और जो काम की बात है वो करते हैं। तो इसलिए उनकी बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो ऐसे ही झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे कि वो जनवरी में आ रहे हैं। चलो जनवरी में ना आए, फरवरी में आ जाए, लेकिन इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आ सकते हैं। जाहिर है इस सूरत हाल में वापस आए तो वो जेल भी जाएंगे, शायद वो इसके लिए भी तैयार होंगे। तो ये सारा कुछ इसका मतलब है डिस्कस हो रहा है कहीं ना कहीं। और एयाज सादिक साहब ने ये भी कहा है कि गैर सियासी लोगों की मुलाकात भी हुई है। ये भी हम ये नहीं कह सकते कि एयाज सादिक ने झूठ बोला होगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुलाकातें हो रही हैं और उसका कोई ना कोई नतीजा भी निकलेगा। तो आपको सुहेल साहब, आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो रेफरेंस मेरे ख्याल 4 या 5 थे जो गुलाम इसाक साहब ने दायर किए थे उनकी सदारत के दौरान, जब उनकी हुकूमत को डिसमिस किया गया, तो वो जो रेफरेंस थे वो फिर ऐसा हुआ कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में, मैं ख्याल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे मुनीर शेख साहब के पास,
या हाई कोर्ट में थे मुनीर शेख उस वक्त, तो उन्होंने चंद रोज में जो कहा जाता था ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और ये तो इसमें तो बच ही नहीं सकेंगी और बेनजीर भुट्टो को तवील सजा होगी, और उन्होंने चंद रोज में वो सारे रेफरेंस उड़ा के रख दिए और सारे बेनजीर भुट्टो जो है वो बिल्कुल आजाद हो गई। कुछ याद है आपको इसका? बिल्कुल याद है जी, याद है। तो ये जो शेख साहब ने फैसले सुनाए थे, जो सियासतदानों पे मुकदमात होते हैं वो इसी तरह होता है, यानी मुकदमात कायम होते हैं तो मालूम होता है कि दुनिया जहान यानी कोई कुछ कर ले ये तो बच नहीं पाएंगे, और जब वो हवा में उड़ते हैं अभी तो अभी ये देखें शामी साहब 450 अरब का डॉक्टर आसम हुसैन पे जी जी 450 अरब, ठीक है, और जब उनकी जमानत हुई तो वो उसके बाद वो केस पता नहीं कहाँ चला गया, 450 अरब ये। लेकिन सर एक यानी ये वो इल्जाम है, आपने ये इकदाम किया, अगर ऐसा ना करते तो कौमी खजाने को इतना नुकसान ना पहुंचता। मैं तो कहा करता था, मैंने अपने अहमद बलाल महबूब साहब में पिलडेट के मैंने कहा था भाई इसको किसी रिसर्च करवाएं, ये पीएचडी का थीसिस है कि वो इतने 100 अरब रुपए उन्होंने गत्तरबूत कर लिए, मफरूजा ये कायम किया गया, इसमें पीएचडी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में तो ये भी हो सकता है कि एक दिन मालूम हो कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो भी हवा में उड़ गए। जी, पाकिस्तान में इस तरह के मुआवजे होते रहते हैं। लेकिन सुहेल साहब जो डायनामिक्स हैं इस दौर की, और जब बीबी शहीद के जो मुकदमात का आप जिक्र कर रहे थे शामी साहब मुनीर शेख साहब के दौर की, उनमें फ़र्क नहीं आ चुका? अब जिस हद तक चीज़ें बरमला जिनका इजहार हो जाता है, जो जिद्दत आ गई है इबलाग में, और जो अवेयरनेस आ गई है एक आम शख्स के यहाँ डिजिटल मीडियम्स की वजह से, तो उस वजह से करने वाले करवाने वाले उनके लिए कोई आसान तो नहीं होगा काम। अच्छा, ये इससे पहले कि सुहेल जवाब दें, वो मुझे शेर याद आ गया, बिस्मिल्लाह। ना तुम बदले ना हम, ना दिल बदला, अच्छा, ना दिल की आरजू बदली, ठीक, मैं कैसे एतबारे इनकलाबे आसमां कर। अल्लाह अकबर। क्यों जी सुहेल साहब? जी देखिए जामी साहब, गुजारिश ये है कि यही पाकिस्तान है, यही चंद सियासी पार्टियां हैं, यही चंद सियासी लोग हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट है, वही अदलिया है, तो इससे बाहर तो कहीं जाना नहीं। फर्ज करें इमरान का खान साहब जो है, अल्लाह ना करे इनकी हुकूमत का फेलियर हो या पहले जाना पड़े, लेकिन अगर फर्ज करें इफ अगर ये हो तो इन्हीं में से चॉइस होनी है ना, या नवाज शरीफ में से चॉइस होनी है या जरदारी में से, और कहाँ से तीसरा बंदा लाएंगे, तो फिर उन्हीं के साथ डील करनी पड़ेगी। लेकिन बड़ाई साहब देखिए, अगर कोई ऐसी सूरत होती भी है तो उसमें इमरान खान साहब को तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा एक ऐसा कार्ड दे देंगे कि उस कार्ड की वजह से शामी साहब, इमरान खान साहब महंगाई, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस, इन सबको नीचे दबा देंगे और उस कार्ड को लेके बाहर आ जाएंगे। देखें ये हुआ है, देखें ये किया गया। कहाँ लाएंगे? अगर कोई डील की सूरत कहीं होती है। नहीं, डील की सूरत यही होगी ना कि इलेक्शन मुनसफाना हो जाए, आज़ादाना हो जाए। डील की सूरत ये थोड़ी होगी कि तख्तपोशी हो जाएगी जनाब फौरन ताजपोशी। क्यों जी सुहेल साहब? ऐसी सूरत में तो खान साहब के हाथ में बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड नहीं आ जाएगा? हो सकता है कि खान साहब भी कुछ और भुगत रहे हो। मे बी। सुहेल साहब आपकी राय क्या है इस पे? उनके पास तो बहुत बड़ा कार्ड आ जाएगा हाथ में, सारी उनकी जो गवर्नेंस थी, महंगाई, बेरोजगारी, जो भी मसाइल थे गवर्नेंस के, वो नीचे रह जाएंगे। वो तो एक और नया कार्ड लेके तवाना ताकतवर होके दिखाई देंगे हमें। देखिए खान साहब की असल बात तो है महंगाई। महंगाई का क्या उनके पास कोई तोड़ है? फिर तो उनके पास कार्ड है। अगर महंगाई का तोड़ नहीं है तो ये एवरी डे एवरी होम की स्टोरी है कि हर घर में ये महंगाई फील हो रही है। अगर महंगाई पे कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ फिर तो ठीक है, जो कामयाब हो जाएंगे, हुकूमत भी कोई कुछ नहीं कहेगा उनको। लेकिन अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो फिर डेफिनेटली